रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी जरूरी है और ये प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे आगे उतनी ही आसानी होगी। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद नौकरी से रेगुलर इनकम का जरिया खत्म हो जाता है, इसलिए एक रेगुलर इनकम के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करना जरूरी है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इतने पैसे आते रहें कि अपने रोजाना के खर्च और दवा, बीमारियों के इलाज, किसी बड़ी जिम्मेदारी का खर्च उठाने में आपको दिक्कत ना हो। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। आपकी मदद के लिए हम इस वीडियो में ऐसे 5 स्टेप्स बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके आसानी से रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने रिटायरमेंट गोल्स तय कर लें। खुद से ये सवाल पूछें कि आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। क्या आप रिटायरमेंट के बाद लोन की पेमेंट नहीं चाहते? इस बात का आंकलन कर लें कि रिटायरमेंट के वक्त आप कर्ज मुक्त होंगे या पहले से जारी लोन की किस्तें चुका रहे होंगे। अपने रिटायरमेंट के बाद के लाइफस्टाइल के बारे में सोच लें। आप इस समय जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे यानी कहीं और शिफ्ट करेंगे? क्या आपको घूमना फिरना पसंद है? रिटायरमेंट के बाद फॉरेन ट्रिप पर जाना चाहते हैं या कुछ और? खुद से ये सवाल पूछें और इन गोल्स के हिसाब से रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। दूसरी अहम बात यह कि प्लानिंग और खर्चों के बीच के अंतर का ध्यान रखें। अच्छी से अच्छी प्लानिंग कई बार काफी नहीं होती। आपके रिटायरमेंट प्लान्स और खर्चों में एक बड़ा अंतर हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद की इनकम और खर्चों के बीच के गैप को कैलकुलेट करना रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है। इसलिए अपने मंथली खर्चों की एक लिस्ट बनाने से शुरुआत करें। इसमें मंथली राशन, घर का किराया, हेल्थ केयर या कोई और जरूरी खर्च शामिल करें। ये सोचें कि रिटायरमेंट के बाद ये खर्च कैसे बढ़ सकते हैं। इनकम और खर्च के बीच के अंतर को समझे बिना इस गैप को पाटना मुश्किल होगा। रिटायरमेंट के बाद महीने का खर्च और इनकम का आकलन करने के बाद खर्चों से इनकम को घटा लें। इससे जो अंतर होगा उसका पता चल जाएगा। अब इस हिसाब से एडजस्टमेंट करें। तीसरा स्टेप ये देखना होगा कि क्या आपने पर्याप्त बचत की है या नहीं। आप महीने में कितनी बचत कर लेते हैं? क्या आप हर महीने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ बचत कर रहे हैं या फिर समय समय पर उसे बढ़ाते हैं? आप हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कहां इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे एसेट के बीच बैलेंस करते हैं? क्या आपका प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि उससे आप जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकें? क्या आपके पास पर्याप्त लिक्विड एसेट हैं, मतलब जब चाहें हाथ में कैश हो? खुद से ये तमाम सवाल पूछें और फिर प्लानिंग करें। अब बात आती है कि रिस्क टॉलरेंस को समझें। सबके रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करें। मतलब आप इक्विटी में रिस्क और हाई रिटर्न जैसे फैक्टर को देखते हुए इन्वेस्ट करेंगे। कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं तो एफडी में कितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बैलेंस अप्रोच हो सकता है। ऐसी बातों को ध्यान में रखकर अपना रिस्क फैक्टर कैलकुलेट करें और उसके हिसाब से प्लानिंग करें। रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे आखिरी स्टेप है समय समय पर प्लान को रिव्यू करना। भले ही आपके रिटायरमेंट में अभी काफी समय बचा हो, आगे की प्लानिंग करनी और रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी को समय समय पर रिव्यू करना बेहद जरूरी है। इसमें एडजस्टमेंट जरूरी है। उदाहरण के लिए जब इनकम बढ़े तो आप अपने रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। इससे मंथली कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर आपको सेविंग पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिल सकता है। इसी तरह शादी, बच्चे का जन्म या बुजुर्ग माता पिता के हेल्थ पर होने वाले संभावित खर्च का आपके फाइनेंस पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर रिटायरमेंट सेविंग स्ट्रैटेजी में बदलाव करें। अचानक से कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसका भी असर रिटायरमेंट प्लान पर पड़ सकता है। पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगा तो फिर इस तरह का रिस्क कम हो सकता है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। ये याद रहे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए समझदारी के साथ प्लानिंग करनी, स्ट्रैटेजी बनानी बहुत जरूरी है।